एर्गोमीटर के बारे में कुछ बात करेंगे। आज एर्गोमीटर के बारे में कुछ बात करेंगे। एर्गोमीटर हमने नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग और टेक्निकल के लिए बेहतरीन मशीन है। चाहे कि आपका बॉडी स्टाइल टेक्निक जो पानी में हो सकता है, कोच के लिए आपको इतना सहूलत नहीं मिलता है आपको करेक्शन करने के लिए बॉडी पर एंगल डिफरेंट पोजिशन, लेकिन आपको एर्गोमीटर में बिठा के उसको आपको करेक्ट कर सकते हैं कि आपका बॉडी स्टाइल हैंड्स किस तरह होना चाहिए, लेग किस तरह होना चाहिए, ड्राइव किस तरह होना चाहिए। जो भी स्ट्रोक साइकिल है उसको क्लियर करने का काफ़ी मदद मिलता है। साथ साथ इस एर्गोमीटर में हमें काफ़ी टेस्टिंग, क्योंकि जो भी आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग का वैल्यूज किस तरह है, कितना इफेक्ट हो रहा है, सही तरीके से जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम सही बना है या आपका जो रोड सही तरह से कर रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी चेक करने के लिए ये एर्गोमीटर एक बेहतरीन साधन है। जैसे कि हमने 2 किलोमीटर का टेस्ट करते हैं या 5 मीटर का 1 मिनट का टेस्ट किया या लॉन्ग 30 मिनट्स का आप चेक कर लिया, हर काफ़ी टेस्ट है इसके अंदर डिफरेंट इसमें आप कर सकते हैं। और जो भी आप चाहे आप बिगिनर्स हो या ग्रास रूट हो या एक्सपीरियंस हो, लेकिन एर्गोमीटर में कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है शुरू करने से पहले, खास करके इसके सेटिंग्स। क्योंकि मॉनिटर में आपको खास करके जो मॉनिटर में एवरीथिंग इज उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो बटन दबाने से क्या आता है, कोचेस भी काफी बताएंगे, लेकिन जो चीज कोचेस नहीं बताते वो चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जो ये चीज है आपको जूम कर सकता है, जो डैम्पर है 0-1 से लेके 10 तक है, ये आपको सेट करना जरूरी है। किस पे रख के आपको काम करना चाहिए, क्योंकि जनरली कोचेस रिकमेंड करते हैं कि सब जूनियर का लग, जूनियर के लग, सीनियर का लग, जनरली 3 से लेके 5 के बीच में आपका डैम्पर, क्योंकि ये ड्रैग आपको मायने रखता है कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है। डैम्पर किस लिए करना है, क्योंकि जब हमने इस मेन्यू में प्रेस करने के बाद आपका ऑप्शन में ड्रैग आता है, क्योंकि वो ड्रैग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप लो वर्कआउट कर रहे हैं, लंबा वर्कआउट कर रहे हैं, आपको 4 में 3 में रख के आप कर सकते हो। अगर सीनियर है, आप जूनियर है, गर्ल से तो और थोड़ा सा कम सकते हो। मतलब ये नंबर जितना नीचे जाएगा 1, 2, 3 आपका लोडिंग कम रहेगा, और जितना आपको इसको ये हैंडल को आप ऊपर 9, 10, 8 को ऊपर लेके जाते हो, जाको आपको काफी हार्ड लगेगा। क्यों लगता है, ये रेजिस्टेंस सिस्टम से बना हुआ है कि जितना आप खोलेंगे ज्यादा हवा आपका फैन को होल्ड करेगा। जैसे आप पुल करेंगे हार्ड आएगा, जब उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फैन स्लो होते जाएगा, फिर अगला स्ट्रोक के लिए आपको काफी जोर लगाना होगा। जब आप क्लोज कर देंगे, ये रेजिस्टेंस तकरीबन आपको बंद कर दिया ताकि आपका जो फ्लाई व्हील है अंदर वो आसान से घूमता है। सिंपल सा आपको समझाने के लिए आपको एक चीज बता देता हूँ। जब आप पानी में रोइंग करते हो, ब्रेक बांध के, रस्सी बांध के आप रोइंग करते हो, या पियर पेलिंग में आपको ट्रेनिंग करते हो, जैसे आप ब्रेक बांध के करते हो, आप स्ट्रोक लेते हैं, आपको हार्ड लगता है, लेकिन बोर्ड थोड़ा चल के एकदम वहां पे स्लो हो जाता है। सिंपल वही तरीका है, जब आपको ये हैंडल को फैन को ज्यादा खोल देंगे 7, 8, 9, 10 में पहुंच जाते हो, तो इसी तरह जैसे बोर्ड रुक जाती है पानी में, ये भी आपका फैन काफी रुक जाता है। फिर अगले उसको उतना फास्ट से चलाने के लिए आपको काफी जोर से आपको ताकत लगाना पड़ता है। जब आप इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा ओपन करके, या स्मॉल पैचेस कर रहे हो 250 या 1 मिनट 5 मिनट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हायर लेवल पर रख के कर सकते हो। लेकिन जब आप लॉन्ग वर्कआउट कर रहे हो, स्टडी शिफ्ट कर रहे हो, लंबा 20 मिनट 30 मिनट का काम कर रहे हो, स्लो वर्कआउट में, स्लो हार्ड करते हैं, उसके लिए रिकमेंड है 4 या 3 या 2 या 1 भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, लॉन्ग वर्कआउट के लिए चाहिए वो। इसमें साथ साथ ये भी मायने रखता है, जैसे समझो आप अपना क्लब में एक मिशन पे कर रहे हो, वो मिशन से आपको मालूम है, जब आप दूसरा क्लब में जाते हो, दूसरा सेंटर में जाते हो, या कंसेप्ट का जो कंपटीशन में जाते हो, एर्गोमीटर चैंपियनशिप में जाते हो, क्योंकि मिशन टू मिशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 में रख के आपको ड्रैग रख के आप कर रहे हो, यहाँ पर सेट किया, आपका ड्रैग समझो 100 के आसपास में आप कर रहे हो, सीनियर मैन है जो भी है। दूसरा मिशन पे मिशन टू मिशन वेरिएशन होता है। इसमें 3 महीने रखते हैं कि क्यों वेरिएशन आता है। ये आपका वेदर कंडीशन, रूम टेम्परेचर, क्योंकि आज मैं अपना क्लब में कर रहा हूँ, कल को कंपटीशन में दूसरे सिटी में जाके दूसरा जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वो भी थोड़ा सा मायने रखता है। साथ साथ आपका जो फ्लोर का जो लेवल है, एविलेशन है, ये भी फर्क पड़ता है। और खास करके जो फर्क पड़ने वाला चीज है, जिसके अंदर काफी डस्ट पकड़ता है, क्योंकि फैन है अंदर हवा के रूम के साथ एटमॉस्फेयर काफी डस्ट उसको पकड़ा होता है, वो डस्ट भी काफी मायने रखता है। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हर महीना उसको खोल के ब्रश के साथ उसको या वैक्यूम क्लीनर के साथ उसको क्लीन करना काफी जरूरी है। इसलिए डैम्पर ड्रैग को हमें चेक करना जरूरी है।
चाहे आपका ट्रैक आपको अगर 100 पे करना है फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे वो 5 पे होने दो, 5.5 पे दो या 4.5 पे दो, उसमें कोई आपको अपना परफॉर्म से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो ड्रैग है मॉनिटर में आपका 100 होना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा आप ड्रैग ऑप्शन में चल जाए, जाके आपको 5 स्ट्रोक हार्ड करके देखें, क्योंकि वो आपका वहां तक आना चाहिए। अगर आपको 100 तक नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल 100 दिया, 95 हो सकता है, 90 भी कर सकते हैं, 10 पे 110 भी कर सकते हैं। जितना भी ट्रैक में आप कर रहे हो, ये आदत डालना चाहिए मैं कंटिन्यू एक ही जैसे ट्रैक में आपको काम करना। रिकमेंडेड है गर्ल्स के लिए या जूनियर्स के लिए 95 के 100 के आसपास, जो सीनियर्स के लिए 100 है 105 हमारी इंडियन कंडीशन। ऐसे इंटरनेशनल में 110, 115, 120 भी करते हैं कि हम उसके लिए काफी स्ट्रांग चाहिए। जैसा कि 6 मिनट के अंदर आपको बेस्ट स्कोर निकाल रहे तो उनके लिए जो हमारा जो स्टैंडर्ड है इंडियन कंडीशन के अंदर, उसके लिए 100 के आसपास 105, 95 से लेके 105 तक अपना इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सही माना जाता है। क्योंकि वो अपना ड्रैग अपना रख के 5 स्ट्रोक ले ले, चाहे तो डैम्पर को एडजस्ट कर ले, जब तक नहीं आता है उसके बाद अपना वर्कआउट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि हर रोवर को ये चीज आदत डालना चाहिए कि इसको काम करें। दूसरा सेफ्टी के रीजन से भी आप एक चीज बताते हैं, जब भी आप वर्कआउट खत्म करते हैं इस हैंडल को आपको मैक्सिमम को क्लोज करना चाहिए, उसके बाद आपका ये मॉनिटर को क्लोज करना चाहिए। ये आपका हक बनता है रोवर्स का खत्म होने के बाद, क्योंकि अगर हमेशा इसको खींच के हम रखेंगे, जो इसके अंदर चेन के साथ इलास्टिक है, कार्ड है, स्टैंडिंग कार्ड, उसका वीकनेस हो जाता है, उसका लाइफ थोड़ा कम होता है। बेहतर तरीका इसको ये है अगर हैंडल के साथ। और दूसरे हमारे बॉडी चाहे बोर्ड के साथ हो, एलोमेट के साथ, 3 जगह से हमारा कांटेक्ट होता है। एक है हमारा हैंड के साथ कांटेक्ट होगा, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर के साथ, तीसरा है हमारा सीट के साथ। ये 3 पॉइंट्स में आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप हैंडल के साथ पकड़ते हो, क्योंकि हमारे रोइंग करते करते हाथ में काफी हमारे छाले आते हैं, क्योंकि हमारा पकड़ने का ग्रिप तरीका काफी स्ट्रांग है। उसके लिए अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका ये कि जब भी आप जाते जो पियाने बजाते हाथ थोड़ा सा लूज रखे और फ्री करके चले, ताकि ऑक्सीजन हमारे हाथ के बीच में से हवा निकले, ताकि हमारा हाथ थोड़ा सा क्लियर रहे, उसके अंदर हवा का रोटेशन लगे, ताकि वो कम रहे। ब्लिस्टर तो आना ही जरूरी है, वो आते हैं हमेशा करने के बाद, और आने के बाद आपका हाथ स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद अपना स्किन काफी सख्त हो जाता है, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो सख्त होकर काफी मोटा हो जाएगा, उसके बाद भी पकड़ने के लिए आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। उस टाइम पे आपको हल्का सा चॉप कर सकते हैं, पेपर के साथ उसको, मेरी पेपर के साथ उसको फ्लैट कर सकते हैं, चाहे ये चीजें ये चीज के टाइम। और कई चीज रिकमेंड भी करते हैं कि सरसों का तेल लगा के गर्म बर्तन के ऊपर गर्म चीज के साथ थोड़ा हाथ को सेकने लगा, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद आपको काफी ट्रेनिंग मिस हो जाएगा, आपको काफी हार्ड वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। मिस आने के बाद काफी सेक्शन आपके मिस हो जाते हैं, काफी हाथ में जख्म भी हो सकते हैं। इसलिए अवॉइड करने का है ये चीज है, उसको खींच के दांत से कपड़ के ना निकालें। जब भी ब्लिस्टर्स आगे निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे स्किन हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आप सेंटीमीटर के हैंडल हो और रोइंग के हैंडल, ये चीज है। दूसरा चीज आपको ग्रिप पकड़ने के बारे में बाद में बताएंगे क्लोजली। दूसरा चीज है अपना स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में अपना जो शू, जो पैर आपको कहाँ पे होना चाहिए, सेटिंग कहाँ पे होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऊपर रखे तो कोई प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा नीचे रखे तो प्रॉब्लम। कंफर्टेबल जो सिंपल सा थंब रूल है, जो स्ट्रैप्स है, जो हमारा मोगोटे के पीछे जो बॉल आता है, जो नी है, हड्डी है, बॉल हड्डी दिखता है, आपको हाथ से पकड़ के देख सकते हो, जो हड्डी बॉल जैसे दिखता है, वो हड्डी के ऊपर हमारा स्ट्रैप आना चाहिए। थंब रूल मान लो इसको, स्ट्रैप ये है वो आपका हड्डी के ऊपर आना, ये आपका शू साइज सही माना जाएगा। चाहे आपको 7 साइज का 6 को होगा, 10, 11, 12 साइज का शू, जब जाके आपका स्ट्रक्चर का सही माना, यानी कि जहाँ आए आपका 2, 3, 4, 5 होल में कर ले, वो सही नहीं। खास करके बिगिनर्स के लिए ये चीज आपको आदत करना चाहिए। सही जगह पे होने से आपका पावर स्ट्रक्चर पे सही कांटेक्ट हो, ये बहुत बड़ा काफी मेन रोल है स्ट्रक्चर का, बोर्ड के अंदर हो या ये स्ट्रक्चर पोजिशन या स्ट्रक्चर हाइट ये काफी मेन है, जो आपका बॉडी का पावर सही जगह पे सही जगह पे, ये उसी मुताबिक से अपना स्टैंड मान लें ठीक से। और तीसरा पॉइंट आपका वो कनेक्टेड है बोर्ड के साथ, वो सीट। जब भी आप बैठते हो बिल्कुल सीट के सेंटर में बैठे, लेफ्ट राइट ना हो, और सही जगह पर अपना बैठे, क्योंकि जो हमारे जो सीट की जो पहले की हड्डी है, 2 पॉइंट्स रहते हैं। रोइंग बोर्ड में सीट में तो होल्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेट हो जाएगा। एर्गोमीटर में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एर्गोमीटर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, आप हल्का सा पैड इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवल को फोल्ड करके आप उठा के आप कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा हाइट भी नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका
मशीन के सेंटर से साइड में चल जाएगा, चलो बोर्ड में बैलेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा मूवमेंट थक जाने के बाद रोज लेफ्ट राइट हिलते रहे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए ताकि आपको सही कंफर्टेबली पहले से। ये 3 पॉइंट्स आपको बताया था, हैंडल, स्ट्रेचर और सीट। दूसरा हमारे जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको आपने किस तरह अवॉइड करना है, वो क्या क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जो भी वर्कआउट आप करते हो रेगुलर स्ट्रेचिंग वाला, जो भी मेजर मसल्स है हमारे बॉडी के, वो उसका सही तरह से स्ट्रेचिंग करें, सही वार्म अप करें। उसके बाद एर्गोमीटर के बनने के बाद वर्कआउट शुरू करने के बाद, चाहे जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो, चाहे स्टडी शेट कर रहे हो, लंबा ट्रेनिंग कर रहे हो, पैच मार रहे हो, या 2 मीटर का रेस भी लग रहे हो पैच, और उसी मुताबिक उसका आपका बॉडी वार्म अप होना जरूरी। और स्ट्रेचिंग ग्राउंड में स्ट्रेचिंग करिए, और साथ साथ एर्गोमीटर भी उसी तरह आपका वार्म अप होना जरूरी, ताकि आपका हार्ट रेट उस लेवल तक मैक्सिमम पहुंचे, रिलैक्स करें, उसके बाद अपना वर्कआउट करें। ये वार्म अप करना। और एक खास जो गलती हमारे एर्गोमीटर में करते हैं, चाहे किसी भी लेवल का प्लेयर हो, जो ये शीन है जो लेके हमें हमेशा बोलते हैं कि उसको वर्टिकल होना चाहिए। ये चीज़ आपको देख रहे हैं, ये वर्टिकल होना चाहिए। जब आपको वो रीच आगे करते हो, रीजन से वो रीच करने का रीजन है, जब ये हमारा, मैं अभी फर्स्ट होल में लगा रहा हूँ, जब सबसे ज्यादा नीचे कर देंगे इसको, क्योंकि आपको ज्यादा रीच करने का मौका मिलेगा। देखो मैं अभी आराम से आगे जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा शू काफी नीचे है, इसी पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे मैं आराम से जाऊँ। जब अगर नीचे है, किसी ने एडजस्ट नहीं किया स्ट्रक्चर को, वो ऑटोमेटिकली क्या है, जाने अनजाने में वो ज्यादा रीच करने लगता है, ज्यादा सीखता है। इस टाइम में आपका पावर सही नहीं आएगा, आपका पावर ज्यादा नीचे को पुश करेगा, ये फिर अपना बैक में इसमें काफी दौड़ाने का चांस है। इसलिए इसका सही जगह होना जरूरी है। मेरे हिसाब से मेरे लिए थर्ड होल सही है। अगर आप बहुत ज्यादा अगर ऊपर रखते हैं उसको, अगर मैं सबसे मैक्सिमम 1 नंबर पे रख दिया हूँ, 1 नंबर में रख दिया हूँ, इसमें क्या है, मैं आगे जा नहीं पाऊँ। जब मैं आगे रीच करके मैं आगे जा नहीं पाऊँ, क्योंकि ये काफी हाइट है, इसलिए मैं आगे जा नहीं पा रहा। जहाँ पे मेरे को रीच करना चाहिए नहीं हो रहा। काफी देखो मेरा एंगल काफी पीछे है, क्योंकि मेरा लेग लेंथ काफी कम इस्तेमाल है। इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। आपको सही पोजीशन क्या है, जो अपना हाइट के मुताबिक से, अपना लेग शू के मुताबिक से, वो होना काफी जरूरी है। जब आपने स्ट्रक्चर वगैरह सही सेट कर लिया, वार्म अप अच्छे तरह कर लें। मैं आप ये वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। जो पहला मिस्टेक का बताया था, ये शीन बिल्कुल बेटर होना चाहिए, ये जब भी आपका करोगे। और बॉडी इसके साथ अपना बेंड यहाँ से होना चाहिए। अपना प्यूलिट है, ये अपना ग्लूटिस मसल्स का जॉइंट है, वहाँ से बेंड होना चाहिए। यानी कि ये सही जगह सिर्फ अपर बॉडी बेंड कर लिया, इस तरह बेंड कर लिया, ये सही नहीं। जो भी बेंड है यहाँ से, अपना प्यूलिट से आपका बॉडी का बेंड होना चाहिए। जब भी रीच कर रहे हो, आपको कंफर्टेबल जरूर नहीं कि इसके अंदर आप घुस जाए हैं। ये मशीन है, उनके सभी के लिए है। 7 फीट वाला रोवर भी करता है, 5.5 फीट वाला रोवर भी करता है। मैं कभी कभी देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे का हैंडल यहाँ तक आता है, क्योंकि आपका हैंड्स छोटे बच्चों का, जो 14-15 साल के बच्चे हैं, उनका आर्म्स लेंथ उतने लंबे नहीं रहता कंपेयर टू द 7 फीट रोवर के साथ। काफी अंतर रहता है हाथ लेंथ में भी, हाइट में भी। लेकिन बच्चे का रीच यहाँ तक करता है। कैसा रीच कर रहा है, हो सकता है स्ट्रक्चर उन्होंने उसी तरह एडजस्ट कर लिया और यहाँ से बेंड कर ले, ये शीन काफी यहाँ तक है, ऐसा बेंड हो जाता है। इस तरह में आपको लोड नहीं आता, ये आदत पड़ जाती है शुरू से, वो जब ध्यान नहीं देते, वो कंटिन्यू उसको रोइंग इस तरह करते हैं। कभी भी ये शीन 90 डिग्री से आगे बेंड नहीं होना चाहिए। और जितना भी आपको लेंथ मिल रहा है उतना रखें, और हैंड सीधा रखें, और कोशिश करेंगे चेस्ट अपना थाई के नजदीक आ जाए, क्लोज करने के लिए कंफर्टेबल रहे इस पोर्शन में। बिल्कुल स्पाइन बिल्कुल कंफर्टेबल स्टाइल पीछे से, और अपना लुक हमेशा साइड है, ये अपना मॉनिटर का टॉप ऊपर से आपको निकलना चाहिए, ना नीचे नहीं जाना चाहिए, ना आसमान की तरफ नहीं। बिल्कुल अपना लुक बिल्कुल सामने होना जरूरी है। फिर सही पोर्शन पे आप लोग कीजिए, स्ट्रोक ले लिया और फिनिश किया, बढ़िया। जब फिनिश करते हो बिल्कुल बैकवर्ड साइड, चेस्ट अप, चिन, दोनों शोल्डर एकदम लेवल, इस तरह कर करके आपको करना। खास एक चीज है यहाँ पे जो है लेवल, हैंडल पुलिंग लेवल। जब हमने कैच पे आगे गया, सेम लेवल में पुल कर रहे हैं, सेम लेवल में अपना जस्ट अपना चेस्ट से नीचे, चेस्ट अपना बिल्कुल से उसके नीचे थोड़ा सा अपना लेवल। यानी कि हमेशा कई बार देखते कि ऊपर ऐसे खींचते हम गया आगे सीधा, जो पुलिंग है हाथ से ऐसे ऊपर कर,
ठीक है। एर्गोमीटर तो ये कम देखने के लिए मिलता है, नीचे पुल करना, रोइंग में तो कर लेते हैं लेकिन एर्गोमीटर में था। लेकिन एर्गोमीटर में क्या करते हैं, सीधा आके ऊपर खींचते, ये सही तरीका नहीं है। इसको एक ही लेवल में आदत करना चाहिए, क्योंकि जो आदत है वो आपको आदत है पानी के अंदर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए बेस्ट तरीका है इस तरह दीवार के ऊपर एक लाइन खींच ले, अपना मोबाइल से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा सकते हैं आपको कूलिंग लेवल किस तरह, क्योंकि बेहतर तरीका है इसको सुधारने के लिए। सिंपल सा लाइन कहीं भी दीवार के पीछे आप टेप लगा लें और ये भी बेस्ट करते कि सीधा सा कैच के ऊपर एक लंबा सा यहाँ पे लाइन लगा दें और फिनिश जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे भी एक लाइन लगा दें, ताकि वीडियो जब आप निकालते हो बिल्कुल बेहतरीन उसको दिखा सकते, दिखा के समझाने से उसको काफी अच्छा समझ में आएगा वो क्या कर रहा है। बेस्ट तरीका है कि मोबाइल का भी हर एक पास है, उसी से मोबाइल से आपको दिखा दो भाई आपका गलती ये हो रहा है, इसको सुधार। क्योंकि जो आदत एर्गोमीटर की है सिमिलर आदत पानी को, जो पानी की आदत है एर्गोमीटर की, ये दोनों बिल्कुल मिला जुला है, अलग तो नहीं है। इसलिए सुधारने का अपना स्टाइल, क्योंकि पानी में भी आपको सेम लेवल में आपको इसी तरह एक लेवल में खींच करना है। उसके बाद हैंडल डाउन करें पानी में, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हमारा कोई प्लेट नहीं है डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन सेम आदत फिनिश किया हैंड डाउन तो सेम लेवल, पहले हैंड स्ट्राइक, उसके बाद बॉडी बेंड, उसके बाद सीट, उसके बाद रिवर्स से पहले लेग बॉडी फॉलो बाय हैंड्स एंड शोल्डर। ये सिंपल तरीका है जो रोइंग के साइकिल का पानी में भी एर्गोमीटर, ये चीज आपको अप्लाई करना है। सीधा गया लेके जाए। अगर आगे जाके कई लोग हम ये भी देखते हैं फिनिश किया घुटने को टच करके ऐसे जाके यहाँ पे टच करके जाते हैं, यहाँ में जाके हैंडल उठा, जस्ट देखो मेरे को फिनिश किया और घुटने के ऊपर से टच किया और यहाँ से बिल्कुल नीचे मशीन को टच होते होते यहाँ पे जाके कैच पे जाके उठा। मतलब आपका टोटल इस तरह सर्किल बनता है, वो नहीं होना चाहिए। आपका एक लेवल में आया, उसके बाद यहाँ पे राउंड किया, उसके बाद एक लेवल में गया। बेस्ट तरीका लाइन ऑन द वॉल रिकॉर्डिंग और उसके हैंडल पोजिशन स्लो मोशन में देखो किस तरह का है, ये आदत डालना चाहिए। और हैंड सेवे के बाद पहले हैंड सेवे बॉडी स्टाइल, उसके बाद एक लेवल में सीधा रखें, हाथ बेंड नहीं होना चाहिए, ये भी प्रॉब्लम खास करके प्रॉब्लम आती है, अगला बताऊंगा आपको। लेकिन हैंडल लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिनिश हैंड स्टाइल बॉडी बेंड कैच पोजिशन में, देन स्लोली आपको आगे एक लेवल में चले, उसके बाद कैच ले लें अनपुल करें और एक फील करेगी क्या जब पकड़ते हो ऐसा लगता है कि वहां पे किसी ने पकड़ लिया आपका ग्रिप। उसके बाद सीधा डायरेक्ट अपना पावर ट्रांसफर टू द लेग्स और सीट के ऊपर से सीधा पुल कर। अब एक कॉमन मिस्टेक नहीं लेती, सीट को ये होल्ड नहीं करना, सीट को शूट करना, तकरीबन ड्राइंग में भी करते हो एर्गोमीटर में सीधे आगे आगे। ये चीज कब होता है ज्यादा, आप ओवर रीच करते हो, अगर सीट आगे नहीं लिया सिर्फ बॉडी रीच करिए, मतलब पीरियड से नहीं है, अपर बॉडी ज्यादा आपका बेंड हो रहा है और बॉडी आगे इस तरह रीच कर रहा है। इस पोर्शन में चांसेस ज्यादा रहती है आपका सीट जल्दी शूट हो। सीट शूट मतलब सीट जल्दी, कैच से पहले अपना सीट फर्स्ट कैच के बाद है, और ये हैंडल और सीट का जो व्हील है स्लो मोशन में वीडियो निकलता तो बेहतर पहचान में आ जाएगा। ये जैसे आपका मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन हमने कैच लेने से पहले सीट हुआ, देखो मैं कैच नहीं लिया, सीट निकल गया, उसके बाद क्या है बॉडी बेंड हो गया, मेरा आधा स्ट्रोक भी नहीं हुआ, मेरा सीट खत्म हो गया। क्योंकि रोइंग में लेग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्ट्रांग है। अगर उससे पहले हमारा सीट खत्म हो गया, उसके बाद बॉडी और हैंड से खींचे, फिर उसका आपका मैक्सिमम पावर नहीं आएगा। इसलिए लेग को सही इस्तेमाल करना है, स्लॉप करना है, आगे गया, इसलिए बॉडी पोजिशन कैच पे सही होना चाहिए। बिल्कुल स्मार्ट बैठे, नॉट टाइट, स्मार्ट बैठना है, लगे टाइट नहीं, बिल्कुल सही जगह पर बैठे, इसको होल्ड करके इस तरह लेके फिनिश करें, हैंडल डाउन एक लेवल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम यहाँ पे सिखाने के लिए यहाँ पे एक वाटर बॉटल रख देते कि इसको हैंडल करना हो, हमें ये बोल देंगे अगर टच करे तो गिर जाए, इसलिए टच ऊपर लगेगा। और एक दूसरा कॉमन मिस्टेक है इस जगह भी इसी एंगल में, और फिनिश कर दिया उससे पहले लेग बाउंस, घुटने को बाउंस करना, फिनिश करती है जब फिनिश करती है उसको लेग ऊपर आ जाए, उसके बाद हाथ उठा के लेके जाते हैं, ये भी गलत चीज है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये देखो फिनिश के साथ साथ हमारा सीट थोड़ा आ गया, घुटने हो गया, पूरी हैंडल है ना आपको उठा के लेके जाओ, ये चीज नहीं होना चाहिए। फिनिश किया फर्स्ट हैंड वाले घुटना क्रॉस करना चाहिए, हैंडल क्रॉस किया बॉडी बैंड, उसके बाद ये सीट का मूवमेंट आपका स्लोली आपको जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका लेग का पावर भी सही नहीं हो रहा है, फिनिश से पहले आपका लेग ऊपर आ गया, बॉडी आपका जो अपर बॉडी है वो अपर बॉडी वेट से मैक्सिमम पावर आना चाहिए, वो नहीं आया क्योंकि आपका बॉडी बिल्कुल बेंड है। फिनिश से पहले अंदर खींचते
फिनिश में अंदर खींच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। बॉडी खोल के, बिल्कुल बॉडी खोल के इस तरह आपका होना चाहिए बस। दूसरा जो खास हमारे जो गलतियां होते हैं, हमारा फिनिश एंगल, जैसे आपको बताया था, आपको फिनिश बॉडी बिल्कुल ओपन करना होना चाहिए। तकरीबन जो प्लेयर्स है जो मैं बताया था ऊपर फिनिश करते हैं। जब ऊपर फिनिश करेंगे आपका एंगल ऑलमोस्ट एक पहला ग्रिप, आपका रिस्ट बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जब भी पुल कर रहे हो आपका रिस्ट बिल्कुल फ्लैट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऊपर खींचेंगे फ्लैट होने का चांसेस देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपका हैंडल इस तरह आता है। आप बेस्ट एर्गोमेटर के चैंपियन से टेक्निक इंपॉर्टेंट चीज है रोइंग के अंदर, वो हम सिखलाते हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि जो वर्ल्ड का जो बेस्ट टाइमिंग है कई प्लेयर्स का है आपका इस तरह फिनिश करते हैं। मैं आपको ये भी देख सकते हैं, आप कंसेप्ट का वेबसाइट में देखो, जो बेस्ट स्कोरर है वो यहाँ पे ऐसे फिनिश करता है खींच। इसका मतलब नहीं कि सही तरीका है, वो उसका पावर है वो खींच रहा है, लेकिन टेक्निक एक चीज अलग है। वो नॉर्मली बेहतर पोजिशन मैंने दिखाता है कि ये पोजिशन होने से आपको बेहतर होगा, लेकिन आपको चैंपियन लोग का जो तरीका अलग अलग है, हम उसको ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं कर सकते। इसको अगर सिंपल सा देखो, अपना रिस्ट बिल्कुल फ्लैट होना जरूरी है। अगर आप हाई पुल कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपका हैंडल इस तरह आएगा, क्योंकि कोई भी चीज हमने इस तरह नहीं खींच सकते। अगर ऐसा खींचने से हमारा ताकत ज्यादा लगेगा, अगर आप इस तरह खींच रहे हो उसमें आप ताकत नहीं रहेगा। इसलिए फिनिश काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए बेस्ट तरीका है कि रिस्ट फ्लैट रखे और सही लेवल रखे, और इतना चेस्ट से ऊपर फिनिश कर रहे हो, यहाँ पे आपका पावर नहीं आता, और नीचे भी खींच रहे हो आपको पावर नहीं आता। इसलिए सही जगह पे सही डिस्टेंस पे आपको होना काफी जरूरी है। रिस्ट फ्लैट रखना, और एल्बो टू मच ओपन भी नहीं होना चाहिए बॉडी के साथ में। ऐसा नहीं कि फिनिश किया बॉडी के साथ क्लोज कर रहा, ये बिल्कुल पोजिशन सही नहीं। अगर लेवल सही है लेकिन आपको एल्बो काफी क्लोज कर रहे, ये सही नहीं। और साइड में ऐसा कर रहे हो, ऊपर खोल रहे हो पंखी जैसे, पंख जैसे, ये भी सही नहीं। नेचुरल पोजिशन में आपका बॉडी इस तरह होना चाहिए, ये साइड से एल पोजिशन में होना चाहिए। जब देखो साइड में अगर एल पोजिशन में आपको आना चाहिए, यानी कि वी शेप में, साइड में देखो वी शेप में, इस तरह वी शेप में आपका नहीं होना चाहिए, आपका एल पोजिशन में होना चाहिए। सिमिलरली आपको बोर्ड के अंदर भी इसी तरह होना चाहिए। और जो और एक ज्यादा खास इंपॉर्टेंट मिस्टेक हमारे करते हैं, कैच लेते हैं हमारे एल्बो को बेंड कर देते हैं, जैसे बेंड, ये बेंड हो रहा है क्योंकि बॉडी बिटवीन बॉडी एंड हैंडल जो हाथ है हमारा एक रॉड जैसे काम करता है, कि ये ज्यादा जरूरी है कि रॉड जैसे, ताकि मैक्सिमम उसके बाद लोड हमारा सीट में लेग में चल जाए और उसको पुश करें। जब सीट खत्म हो रहा है देन बॉडी खुल रहा है, उसके बाद हैंड्स करें, क्योंकि हैंड्स का जो जरूरी बहुत कम है। अगर आप बेंड करेंगे, शुरू में क्या कहते हैं हम बेंड करेंगे कि पूरा का पूरा लोड आपके हैंड्स में चल जाएगा और बहुत जल्दी आप थक जाओगे। यू कैनॉट गिव द मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर नहीं, यू कैनॉट अचीव द बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट स्कोर आप कैनॉट अचीव। सो कीप एल्बोस टाइट, एल्बोस टाइट। इसके लिए अगर आपको एल्बो बेंड होने का अगर आदत है, यू हैव द बेस्ट एक्सरसाइज, कीप एल्बोस टाइट ड्यूरिंग द वाटर या द एर्गोमीटर। अपने आप को सही करने का जो बेस्ट एक्सरसाइज है, लेग्स ओनली विथ लेग्स, रो विथ लेग्स। हाथ, अभी देखो मेरा हैंड बिल्कुल टाइट है, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे ये बेंड होने का आदत है आपका कम हो जाता है। एक है एल्बोस टाइट रखना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका फिनिश एल्बो पोजिशन, सही एंगल पे फिनिश करना, और ज्यादा ओपन में नहीं ज्यादा क्लोज में, और रिस्ट सही जगह पे आपको पकड़ना जरूरी है। और कुछ लोग यहाँ पे पकड़ते हो, कुछ लोग बिल्कुल ऐसा 2 अंगुली 3 अंगुली में करते नहीं, अपने 5 अंगूठा पीछे से सपोर्ट और 4 उंगली अगर लास्ट में, सही मैंने में आप ग्रिप सही रहेगा। इवन द बोर्ड आप स्वीप रोइंग कर रहे हो, ये तो वो स्वीप जैसे है, या स्कलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल एंड ग्रिप में आपको इस तरह, आपका स्कलिंग में ग्रिप इस तरह होना चाहिए, नॉट स्लाइड दिस। ये स्कलिंग ग्रिप में आपको होगा। अगर स्वीप कर रहे तो आपका बिल्कुल सही जगह पे, चेस्ट लेवल में आप कितना चेस्ट चौड़ा है उसी लेवल में आपका रिस्ट ग्रिप आपको होना जरूरी है। चेकिंग ये नहीं कि बिल्कुल क्लोज करके, कुछ लोग हम देखते हैं ऐसा कर रहे हैं, नो, इसमें भी आपका पावर सही नहीं लगता है, क्योंकि आपको फिनिश के एंगल में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, तो सही पावर भी नहीं लगेगा। बेहतर है कि आपका जिस तरह हैंडल दिया है बिल्कुल एंड में थोड़ा सा गैप देके आपको एंड में इस तरह पकड़ सकते हैं। ये चीज का रखें, ग्रिप पे ध्यान रखें और फिनिश एंगल पे ध्यान रखें, साथ साथ एल्बो स्ट्रेट के ऊपर ध्यान रखें। जब आप फिनिश करते हो आपका साइड बिल्कुल जैसा मैंने बताया था एबोव द मॉनिटर के ऊपर से आपको होना चाहिए बॉडी। और इसके अंदर एक खास इंपॉर्टेंट चीज भी है, ब्रीथिंग सिस्टम। अगर शुरू से एक पैटर्न में आप ब्रीथिंग पे आ जाते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके चलते आगे चल के रोइंग में भी बोर्ड में भी होगा। जैसे आप स्लो रेटिंग पे आप काम कर रहे हो, सिंगल ब्रेथ में भी आपको स्ट्रोक ले सकते हो। जैसे हमने स्ट्रोक लिया
फिनिश करते एडजस्ट किया पूरा, देन रिकवरी में लॉन्ग ब्रीथ लिया, देन जैसे फिनिश होती, जैसे हम कई रोज आप देख सकते हो पानी में भी फिनिश होती है, आप किसी भी वीडियो देख लो, वर्ल्ड क्लास का देख लो, फिनिश होती है, मुंह से सांस जोर से निकालते हैं। इस तरह टेक्निक करने से ब्रीथिंग है, आपको अगर स्लो में काम कर रहे हैं सिंगल ब्रीथिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिनिश किया और रिकवरी में लंबा स्लोली सांस लेते चले, स्ट्रोक लेते, फिनिश के साथ साथ अपना जितना भी हवा है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आप निकाल दें, देन फिर अगेन स्लोली ब्रीथ, लंबा ब्रीथ ले, स्लो रेटिंग। अगर आप हाई इंटेंसिटी में काम कर रहे हो, हाई रेटिंग में काम कर रहे हो, इस पॉसिबल नहीं है कि एक ब्रीथ में आप स्ट्रोक लें, उस टाइम में आप डबल स्ट्रोक ले सकते हो, वो पैटर्न तो सेम ही रहेगा। डबल लेने का फिनिश में निकाल दिया, फिर लंबा सांस लिया, छोड़ के फिर क्या से पहले फिर दोबारा ब्रीथ लिया और फिनिश। तकरीबन हमारा जो हवा निकलने का टाइम है वो फिनिश एरिया पे, बाकी टाइम में हम निकाल नहीं सकते, सांस नहीं छोड़ सकते। फिनिश होती है हमारा जोर से सांस निकाल दें और डबल स्ट्रोक का प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर अगर रिकवरी में क्विकली स्लोली आ गया, फिर छोड़ के क्विकली हवा छोड़ के फिर क्या से पहले फिर अपना सांस ले लिया। इस तरह आपका ब्रीथिंग प्रैक्टिस ये काफ़ी मायने रखता है ब्रीथिंग का, क्योंकि हमें कभी योगा एक्सरसाइज में भी यही बताते हैं, कई क्लासेस में बताया कि रोइंग भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो और रनिंग भी कर रहे हो, जितना ऑक्सीजन आप लेंगे ब्रीथिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अचानक नहीं हो सकता, उसको आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आके ये चीज़ आपको पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि आपका बेहतर रिदम आ जाएगा, ब्रीथिंग रिदम पे आ जाए तो ज़्यादा आपको बेनिफिट है। बस ओके, अब जब आपका वर्कआउट खत्म हो गया और फाइनली एक चीज़ आपको और एक बताना चाहता हूँ, जब आपको पूरा खत्म होने के बाद है कूल डाउन ऑन द एरोमीटर, क्योंकि एकदम सडनली खत्म कर दिया हमने, जैसा रेस लड़िया हैंड उठा के हमने फेंक दी, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप टेस्ट करते हो एकदम हैंडल खत्म होती लास्ट को छोड़ देते हो, ये आपका मशीन को इंजरी, आपको खुद भी इंजरी लग सकता है, मशीन डैमेज हो सकती है, मोटर डैमेज होता है। इसलिए कभी भी हैंडल इस तरह जैसा फेंका था इस तरह नहीं होना चाहिए। और ख़त्म होती है सिंपल सा आप यहाँ पे रख सकते हो, इधर भी रख दो, उसके बाद एकदम हाथ छोड़ के गिरना नहीं पीछे, जैसे हम टेस्ट वगैरह होता है, हार्ड वर्क होता है, हमारा आदत है कि हैंडल एकदम छोड़ दे, सिंपल बात से छूट गया, छूटता नहीं, आप छोड़ देते हो, अगर कहना तो आप छोड़ देते हो, छूटता नहीं है, रेयर केसेस से हाथ से छूटना, लेकिन आराम से रखे, एकदम गिरे ना, लॉन्ग ब्रीथिंग बिल्कुल लंबा लंबा ब्रीथ ले और स्लोली बाहर अपना सांस छोड़े। ये टेक्निक चाहे रोइंग में हो या एर्गोमीटर हो काफी मायने रखता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम लंबा सांस ले और सांस को थोड़ा होल्ड करके धीरे 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 निकाले, जिससे क्या है अपना रिकवरी है ना वो जल्दी हो सकता है। जो हार्ट रेट आपका जल्दी रिकवरी होगा, जल्दी रिलैक्स होगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेके जल्दी छोड़ते रहेंगे, आपका बॉडी रिकवरी जल्दी नहीं। जब थोड़ा सा लंबा सांस लेंगे कभी भी जल्दी एकदम पानी भी नहीं पीना चाहिए और एक्टिव मूवमेंट होना चाहिए। जैसा पावर लगा भी नहीं पा रहे तो हैंडल रखें और स्लोली आप उसको मूवमेंट भी कर सकते हो, सीट के ऊपर रिलैक्स कर सकते हो, ताकि जो लैक्टेट प्रोड्यूस है बॉडी के अंदर वो अपना मसल से बाहर निकले। टाइम लगता है ब्लड से निकलने के लिए, मसल से निकले। एक्टिव होने से क्या है थोड़ा जल्दी रिकवरी कर सकता है। और थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी हो गया, रिलैक्स हो गए, तो फाइनली एक रिकमेंड करते हैं, अपना स्ट्रैप निकाल लो, जूते वगैरह निकाल ले और शू को अपना लेग्स को अपना स्ट्रेचर पे रख ले विदाउट स्ट्रैप। उसके बाद 5 से या 10 मिनट हमने लाइट रोइंग के लिए बात करते हैं। जब भी आप रिकवरी रोइंग करते हैं इसको धीरे से नीचे डाउन कर ले, 1 पे रख ले, ताकि लोड ज़्यादा ना, कि हमें हार्ड वाला वर्कआउट कर चुके हैं, अभी रिकवरी करना है, बिल्कुल रिलैक्स रोइंग करना चाहिए। और उसके बाद टेक्निक पर मैं मानता हूँ थकने के बाद थोड़ा सा मुश्किल रखता है, ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन थकने के बाद जो टेक्निकों पर ध्यान रखता है ना वो बेस्ट रोवर, मेरे तरफ से वो बेस्ट रोवर माना जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिकवरी में भी वो अपना स्टाइल टेक्निक को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। इसलिए नॉर्मल से आगे गए, बिल्कुल बिल्कुल स्लोली रिलैक्स रोइंग, गुड टेक्निक होता है। लेकिन जब फीट आउट बोलते हैं, चाहे बोट में भी कर सकते हैं, चीज़ ऑटोमेटिक कर सकते हैं। स्ट्रैप हमने नहीं लगाया, अगर बोट में भी जा रहे पैर शू के बाहर रख लिया। और इस एक्सरसाइज में एक चीज़ हमने ध्यान रखना है, और फिनिश में पंजा को हमने उठाना नहीं। जैसे देखो मैं नॉर्मल जैसे ही कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई स्ट्रैप नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे मैं उसी जगह कर रहा हूँ रोइंग जैसा मेरा स्ट्रैप लगता या शू पहना हुआ है बोट के अंदर, हम उठा नहीं रहे। इस चीज़ में क्या है पंजा दबा के रखना, क्योंकि हमें फिनिश में ये आदत काफ़ी मायने रखता है। पंजा दबा के हमने स्लोली आगे गया, आप बिल्कुल करो।
क्योंकि ये पंजा फिनिश के टाइम पे हमने पंजा खींचते रहते हो, नहीं उसको दबा के रखना चाहिए जब तक अब फिनिश नहीं हुआ। जब आपको आगे जाते समय हम शू के पंजा खींच के आगे मूवमेंट करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या हमने फीट आउट रोइंग पानी में भी करते हैं। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, रिकवरी के लिए भी है, साथ साथ है आपका जो सही पावर लगाने का स्ट्रक्चर पे एक बेहतरीन एक्सरसाइज है पंजा फीट आउट रोइंग। बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल ना उठाएं। थोड़ा सा लगता है आपको प्रेस करना रखता है आपको पंजे को, जब जाके ये चीज़ करने से देखिए ये चीज़ जरूर करना जब फिनिश हो गया। और टेक्निक भी बिल्कुल सही रखे, बॉडी सीधा लॉन्ग ब्रीथ के साथ। लाइट रोइंग में आपका टेक्निक में बिल्कुल फर्क नहीं है, जो एक्टिव रोइंग में आपका जैसे रोइंग है लाइट में भी परफेक्टली उसका होना चाहिए।